नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। ब्राजील में 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के अलावा आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का तंत्र बनाने पर होगा जोर। सम्मेलन से इतर रूस, चीन और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात का भी कार्यक्रम। साइबर अपराध के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की जरूरत। पेरिस शांति मंच में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन। डिजिटल क्षेत्र में कट्टरपंथ और आतंकवादी ताकतों को आने से रोकने के लिए सभी देशों से तालमेल के साथ कार्रवाई करने का आह्वान। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी राजनीतिक दलों की हलचल जारी। कांग्रेस ने एनसीपी के साथ साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर बातचीत के लिए बनाई 5 सदस्यों की कमेटी। कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। लड़ सकेंगे विधानसभा उपचुनाव। अदालत ने पूर्व स्पीकर के फैसले को रखा बरकरार, लेकिन अनिश्चितकाल तक चुनाव नहीं लड़ने से हटाई पाबंदी। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण का स्तर। प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। अदालत ने सरकार और दूसरे स्टेक होल्डर से गंभीर, स्थायी और व्यापक उपाय करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में आज से शुरू होने जा रहे 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ब्राजीलिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ब्रिक्स नेताओं के साथ कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं और उनका जोर डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आपसी संबंधों को मजबूत करने पर होगा। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए तंत्र बनाने पर जोर होगा। प्रधानमंत्री ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को आगे बढ़ाने और गैर सदस्य देशों के विस्तार पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्राजील रवाना हो गए हैं। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शिखर सम्मेलन की थीम उन्नत भविष्य के लिए आर्थिक विकास पर अंतर ब्रिक्स सहयोग और मजबूत करने के मकसद से सदस्य देशों के साथ विचार साझा करने के लिए उत्सुक हैं। इस दौरान आतंकवाद से निपटने के तरीकों, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। साथ ही द्विपक्षीय मुलाकातों में आपसी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन से पहले बुधवार को राजधानी ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल हो रहे अतिथि देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बुधवार शाम प्रधानमंत्री ब्रिक्स बिजनेस मंच के समापन सत्र में शिरकत करेंगे। A large business delegation from India is also expected to be present during the visit, especially to attend the BRICS Business Forum, where the business community of all 5 countries are represented. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के 2 सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में ब्रिक्स समाज के बीच आर्थिक विकास के लिए सहयोग पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं की बैठक होगी जिसमें मौजूदा वैश्विक हालात में राष्ट्रीय संप्रभुता की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा होगी और सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल न करने के मुद्दे पर भी बात होगी। The meeting of BRICS leaders with BRICS Business Council will take place. During this dialogue, the chairman of the Brazilian BRICS Business Council will submit his report. There will also be another report submitted by the president of the New Development Bank. हाल ही में भारत के आसियान देशों के मुक्त व्यापार समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से इनकार के बाद ये यात्रा काफी अहम है।
सम्मेलन के आखिर में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश को लेकर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे और साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत समेत ब्रिक्स के 5 सदस्य देशों में दुनिया की 42% आबादी रहती है और विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी 23% हिस्सेदारी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत ने डिजिटल क्षेत्र में कट्टरपंथियों और आतंकवादी ताकतों को रोकने के लिए सभी देशों से मिलकर काम करने की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइबर जगत के संचालन से जुड़े मुद्दे पर पेरिस शांति मंच पर कहा कि महत्वपूर्ण ढांचों पर साइबर हमलों के साथ ही खास तरह के सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए देशों को तेज कार्रवाई और इसे कम करने की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। ऑनलाइन आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने और इंटरनेट को सुरक्षित रखने की बड़ी पहल शुरू करने में भारत, फ्रांस, न्यूजीलैंड, कनाडा और कई अन्य देशों के साथ शामिल हुआ है। क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन पहल का नाम न्यूजीलैंड के शहर पर रखा गया है, जहां पर मस्जिदों पर हुए हमले में 51 लोगों की मौत हो गई थी। While we are excited about the opportunities, we are also concerned naturally about the threats from cyberspace, because there are actors, both state and non-state, whose actions present a clear threat to national, regional, and global security. One example of that is the relatively unimpeded growth of terrorism-related activities, including extremist propaganda, terrorist financing, illicit trafficking, and radicalization of cyberspace. So, for that reason, we very strongly support the Christchurch call to eliminate terrorist and violent extremist content online. And we are very pleased to work with like-minded countries in that regard. And भारत शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देशों के प्रमुखों के परिषद की अगले साल होने वाली बैठक की मेजबानी करेगा। एससीओ में शामिल देशों के प्रमुखों के परिषद की ये 19वीं बैठक होगी। शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने इस बारे में जानकारी दी। भारत में एससीओ की इस तरह की ये पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। शंघाई सहयोग संगठन चीन के नेतृत्व वाला 8 सदस्यीय समूह है। इस संगठन का उद्देश्य नस्लीय और धार्मिक आतंकवाद से निपटने के लिए कदम उठाना और व्यापार निवेश को बढ़ावा देना है। भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। एससीओ में भारत और चीन के अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। इनके अलावा अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया एससीओ के ऑब्जर्वर देश हैं, जबकि आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की एससीओ के डायलॉग सहयोगी देश हैं। एससीओ का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी सियासी दलों में हलचल जारी है। आज मुंबई में एनसीपी और कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सरकार बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है, जो आगे की रणनीति पर काम करेगी। कमेटी शिवसेना से भी बात करेगी, तो वहीं शिवसेना को एनसीपी कांग्रेस के रुख का इंतजार है। इससे पहले किसी भी दल के सरकार बनने की स्थिति में नहीं होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद अगले 6 महीने तक राज्य के राजनीतिक दलों के पास सरकार बनाने का विकल्प खुला हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 13 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच 14 नवंबर को होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 नवंबर होगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में होंगे। वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। कर्नाटक में 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करने और उन्हें चुनाव न लड़ने देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कर्नाटक के स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला पूरी तरह से सही है। हालांकि इन सभी विधायकों को कोर्ट ने राहत देते हुए कहा है कि सभी विधायक
चुनाव लड़ सकते हैं। स्पीकर द्वारा सभी विधायकों को फुल टर्म के लिए अयोग्य घोषित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। आपको बता दें कि 17 विधायकों द्वारा बागी होने के बाद ही कर्नाटक की गठबंधन सरकार गिर गई थी। इसके बाद बागी विधायकों को स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराते हुए उनके पूरे कार्यकाल के दौरान चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट गए थे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जो कि खराब स्थिति तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 पर पहुंच गया है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का मानक बहुत ज्यादा है। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 441, रोहिणी में 440, नोएडा में 481 और गाजियाबाद में 479 तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कम हवा की गति और तापमान में गिरावट की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार स्टेक होल्डर को कहा है कि वो प्रदूषण कम करने के लिए गंभीर और स्थायी उपाय करें। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए वैकल्पिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि तकनीक के सहारे सरकार प्रदूषण रोकने के पुख्ता उपाय सुनिश्चित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में 3 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राजधानी दिल्ली में आयोजित कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर समेत देश भर में ग्रामीण क्षेत्र और किसानों के मुद्दे केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले, इसे केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ग्रामीण और कृषि वित्त पर छठे विश्व कांग्रेस के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि घाटी में उगाए जाने वाले सेब, केसर, आड़ू और अखरोट जैसी प्रीमियम फसलों के लिए किसानों को वाजिब दाम मिले और ये उत्पाद देश में पहुंच सके, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केसर और अखरोट उत्पादक किसानों को भी सेब उत्पादक किसानों की तरह ही मदद मिलेगी। We procured apples from J&K this time so that there's not one farmer who's left without his apples getting sold. Now I'm ensuring that I will take the chairman of NABARD to J&K, even if it's winter now, because I want to be in time so that the next crop of saffron, of peaches and walnuts, and making sure other agri-produce of J&K get that kind of support which through NABARD the central government can extend. निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि लद्दाख में कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि लद्दाख क्षेत्र में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय किसान क्रेडिट कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर ध्यान दे रही है, जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में सुधारात्मक कदम है। We are looking at Annadatta also to be an Urja Datta, where we are looking at ways in which even as he tends to his farm and gets the produce out, we are also giving him ways in which he can generate power, solar panels or any other participation through wind energy, where he can contribute rooftop solar panels or panels in the farm in such patches where he is unable to use it for growing produce. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों की स्थिति, समग्र जल प्रबंधन और मिट्टी की उर्वरकता के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्र और किसानों के मुद्दे सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में केंद्र सरकार की योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठन तैयार करने की है। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से आग्रह किया कि ई-नाम जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, ताकि किसानों को देश भर में अपनी उपज बेचने और उचित मूल्य हासिल करने में मदद मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार राज्यसभा के 250वें सत्र के उपलक्ष्य में खास सिक्का जारी करेगी। भारतीय इतिहास में ये पहला मौका होगा जब 250 रुपए मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी होगा। शुद्ध चांदी में जारी होने वाला ये तीसरा सिक्का होगा। सिक्के का वजन
40 ग्राम होगा। सिक्के के एक पहलू पर मूल्य वर्ग 250 रुपए, अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत अंकित होगा। दूसरे पहलू पर शीश में लहराते तिरंगे के साथ संसद भवन का चित्र और महात्मा गांधी के साथ राज्यसभा में चैम्बर के बैठक की व्यवस्था का चित्र उत्कीर्ण किया जाएगा। जल्द ही राज्यसभा के 250 सत्र पूरे होने पर इस सिक्के को जारी किया जाएगा। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत में ग्रीस के राजदूत ने भी आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। सीरिया के हेड ऑफ हायर एजुकेशन ब्यूरो और सत्ताधारी बाथ पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहसिन बिलाल ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। दधीची देहदान समिति की ओर से कल दिल्ली में देहदानियों का उत्सव मनाया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर समाज से देहदान करने की अपील की और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए युवाओं को प्रेरित भी किया। देहदान का विषय बहुत संवेदनशील है, जो निजी विश्वास, पारिवारिक संस्कार और संवेदना का प्रश्न है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को दधीची देहदान समिति की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में इस बारे में अपने विचार रखे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंगदान से व्यक्ति न केवल दूसरे शरीर में जीवित रहता है, बल्कि मानवता और समाज में आत्मीयता को जीवित रखता है। ऐसा प्रक्रिया है, वो मालूम है, कभी कभी इधर उधर सुनते रहते थे, मगर एक आंदोलन के रूप में, एक मूवमेंट के रूप में इसको विश्व हिंदू परिषद से प्रेरणा लेके ये कार्यक्रम कर रहे। आज इस कार्यक्रम में आके मैं बहुत ऐसी अनुभव कर रहा हूँ, जो मन में मुझे इसके बारे में ज़्यादा कहने के लिए उचित वाक्य भी नहीं मिल रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली के चलते लोगों को तरह तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां मरीजों के आंतरिक अंगों को प्रभावित करती हैं, जिससे गुर्दे, हृदय और लीवर जैसे अंगों के प्रत्यारोपण की जरूरत बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में वैज्ञानिक कृत्रिम अंगों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इस दिशा में स्थायी सफलता हासिल करने के लिए लंबा रास्ता तय करना बाकी है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को सेहतमंद जीवन शैली अपनाने और अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाने की सलाह भी दी। आंदोलन के रूप में, डिस्पाइट एवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड सिविलाइजेशन, death remains an unresolved enigma. Nobody knows. There are different people give different reasons why death is occurring and where we are going afterwards. It is not in our hands. Human beings desire to live forever. If chance is given, many people want to live forever. There can be no better way to realize this desire than to donate one's organs and let others live complete lives. If you want to live beyond your tenure, better donate your organ. This is the message of this program. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंग प्रत्यारोपण काफी जटिल प्रक्रिया है और ऑपरेशन के बाद का उपचार लंबा और महंगा भी होता है। लिहाजा समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे रोगी और उसके परिवार को मदद मिल सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देहदान करके हम अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं और एक बेहतर समाज बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने सामाजिक संदर्भ के अनुसार अंधविश्वास को छोड़ने और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करने की जरूरत भी बताई। कुणाल सिंह, राज्यसभा टीवी।
ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स तीन दिनों की भारत यात्रा पर आज दिल्ली पहुंच गए हैं। चार्ल्स ने मौसम विभाग जाकर अधिकारियों से मुलाकात की है। चार्ल्स अपनी 3 दिवसीय यात्रा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में जलवायु परिवर्तन और स्थायी वित्तीय व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चार्ल्स गुरु नानक की 550वीं जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा भी जाएंगे। ब्रिटिश उच्चायोग के अनुसार ये प्रिंस ऑफ वेल्स की 10वीं आधिकारिक यात्रा है। इस यात्रा से ब्रिटेन भारत के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच आज से 21 नवंबर तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। टाइगर ट्रंप नाम के इस युद्धाभ्यास में भारतीय थल, जल और वायु के सेना के 1200 जवान और 500 अमेरिकी जवान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें युद्धाभ्यास के साथ ही आपदा के दौरान मदद पहुंचाने पर अभ्यास होगा। इसका उद्देश्य दोनों ही देशों की सेना के बीच बेहतरीन तालमेल बनाने पर रहेगा। मानवीय मदद और आपदा राहत पर केंद्रित इस युद्धाभ्यास का नाम टाइगर ट्रंप रखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने भारतीय प्रशांत क्षेत्र के सहयोगियों के साथ सुरक्षा सहयोग पर 770 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक यात्री वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। इसमें 5 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना जिले के मरमत क्षेत्र में हुई। दुर्घटना स्थल से एक व्यक्ति को बचा लिया गया है, जिसकी हालत गंभीर है। वाहन क्लीनी से मरमत के गोवा गांव जा रहा था जब चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और इस वजह से वाहन गहरी खाई में जा गिरा। और अब बात करेंगे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के 26 देशों को वनों के प्रबंधन में मदद करेगा। खाद्य और कृषि संगठन ने सोमवार को ऐलान किया कि योजना की मदद से 26 देश जल्द ही वन और भूमि उपयोग पर बेहतर डेटा प्रदान करने में सक्षम होंगे, जो पेरिस जलवायु समझौते में शामिल देशों की अहम जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जमीन और वनों की सटीक निगरानी जरूरी है। योजना के तहत वानिकी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ई-लर्निंग कोर्स मुहैया कराया जाएगा, जो कि विश्वविद्यालयों के छात्रों, निजी क्षेत्र और अंतर सरकारी संगठनों के क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध होगा। अभी खाद्य और कृषि संगठन इस योजना के तहत $7 मिलियन की लागत से 70 देशों को वानिकी और भूमि प्रबंधन में मदद करता है। हांगकांग बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला एकल मुकाबले के दौरान पीवी सिंधु ने दक्षिण कोरिया की किम को पहले दौर के मुकाबले में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने ये मुकाबला 21-15, 21-16 से शिकस्त देकर हासिल किया है। उनके अलावा पुरुष एकल मुकाबले के दौरान भारत के SH प्रणय ने चीन के ह्युआंग यू को 21-17, 21-17 से सीधे सेटों में मात देकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि साइना नेहवाल और समीर वर्मा इस टूर्नामेंट के पहले दौर के मुकाबले में ही हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। चौथी एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय युवा शूटर धनुष श्रीकांत ने इतिहास रचते हुए 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। 16 साल के धनुष ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष जूनियर स्पर्धा में मिश्रित वर्ग में और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके साथ ही धनुष श्रीकांत अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। इस चैंपियनशिप में भारत अब तक 69 पदक जीत चुका है। इसमें 25 स्वर्ण, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शीतलहर से राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, क्योंकि तापमान मौसम के औसत से कम दर्ज किया गया है।
दिन का तापमान सामान्य से 9 डिग्री कम है। शहर में रात का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इस मौसम का औसत 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। 14 से 16 नवंबर के बीच जम्मू कश्मीर के अधिकांश भागों और लद्दाख के करगिल क्षेत्र में हल्की बर्फबारी का अनुमान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश भर के मौसम के हाल पर।